हेलो एवरीवन। हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आप सभी लोगों का पेपर सोशियोलॉजी का बेहतरीन गया होगा। पेपर आसान भी था। और एक बात आपने गौर जरूर की होंगी कि 2022, 2023, 2024 के कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जिसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने की है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 मार्च 2025 को हुआ सोशियोलॉजी का पेपर किस तरह से था। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 41, मुंदर रज़ाइल बयानात की खानापुरी हौसैन में दिए गए अल्फाज से मुनासिब लफ्ज चुनकर कीजिए। नंबर 1, वर्धमान महावीर जैन मजहब के 24वें तीर्थंकर थे। नंबर 2, सानवी ताल्लुकात शहरी बिरादरी में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 3, शहरियाना के अमल में देहाती अफराद शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। नंबर 4, भारतीय लोकदल का क़याम 1974 में हुआ था। नंबर 5, घरेलू तशद्दुद का कानून 2005 में पास हुआ। इसके बाद गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो नंबर 1 में जोड़ी नंबर 2 गलत है। तीर्थंकर्स की जोड़ी दी हुई है पारसीज़म से। तो तीर्थंकर्स की जोड़ी लगेंगे जैनिज्म। हम जानते हैं कि जैनिज्म जो है या जैन मजहब जो है ये 24 तीर्थंकरों के जरिए नाजिल हुआ है। नंबर 2 में कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं और वहाँ पर झोपड़पट्टियों के नाम दिए हुए हैं कि कौन से शहर में कौन सी झोपड़पट्टी किस नाम से जो है जानी और पहचानी जाती है। तो भारत में जो है झोपड़पट्टियों को मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। जैसे मुंबई में झोपड़पट्टी, दिल्ली में कहलाती है झुग्गी झोपड़ी, कोलकाता में कहते हैं बस्ती ना कि चेरी, और बेंगलुरु में कहते हैं कैरी। तो हमारा जवाब रहेगा कोलकाता बस्ती। इसके अलावा हम देखेंगे चेन्नई में झोपड़पट्टी को कहते हैं चेरी, बेंगलुरु में कहेंगे कैरी, और कानपुर में कहते हैं अहाता, जयपुर में कच्ची बस्ती, भोपाल में गंदी बस्ती, चाय वाली रियासतों में बराक, और कानकनी वाली रियासतों में कहती है घोबारा। इस बार कोलकाता में झोपड़पट्टी को किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है। हो सकता है अगली बार नए शहरों के नए झोपड़पट्टियों के नाम पूछ ले, तो बाकी झोपड़पट्टियों के नाम भी जो है हमको याद होना चाहिए। कहते हैं ना, भूख नसो शिदोरी असो। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में पहली जोड़ी जो है गलत है। जबान की बुनियाद पर झगड़ा दिया हुआ है दहशतगर्दी। जवाब रहेगा जबान की बुनियाद पर झगड़ा लिसानियत या लिसानी तासुब। नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 की जोड़ी नंबर 4 जो है गलत है। होम रूल मूवमेंट यहाँ दिया हुआ है मार्गरेट कजिन से। तो जवाब जो रहेगा इसका होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। और होम रूल आंदोलन में इनकी भूमिका जो है एनी बेसेंट की भूमिका अहम रही थी। नंबर 5 में देखिए जोड़ी नंबर 3, सेल्फी जुनून मादे की लत, ये जोड़ी गलत है। जवाब रहेगा सेल्फी जुनून मोबाइल की लत। इसके बाद देखते हैं जी, जदुल में दिए गए मुतबादिल में से दर्ज झैल जुमलों के लिए सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 है भारतीय दस्तूर साज कमेटी के सदर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नंबर 2, कबायली समाज में जंगलात की अहमियत, यहाँ आएगा देवराई। नंबर 3, हासिल किया हुआ दर्जा मुअल्लिम। नंबर 4, पैदावार के लिए खुदकार साज मशीन का अमल कहलाएगा सनातियाना। नंबर 5, औरत का पस्त मकाम पेदर सरी निज़ाम में जो है औरत का मकाम जो है वो पस्त होता है। इसके बाद देखेंगे दाल, ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखिए। नंबर 1, गैर जानदार जिस्मों की पूजा करना कहलाता है एनिमेटिज्म। नज़रिया सर्वधर्म संभाव सेकुलरिज्म की पहचान है। 1991 में नई माशी पॉलिसी अख्तियार की गई। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम तामीर किया गया। नंबर 5, बुजुर्गी एक कुदरती या फितरी अमल है ना कि मसनूई। सरदार सरोवर डैम के बारे में बताते हुए चले कि सरदार सरोवर डैम भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, नोट लिखिए कोई दो पर आपको नोट लिखना है, 8 मार्क के लिए है। नंबर 1 दिया है पुरुषार्थ। तो हम जानते हैं कि हिंदू व्यक्ति के जीवन में या जिंदगी में दरअसल 4 पुरुषार्थ महत्वपूर्ण या अहम माने गए हैं, जिसमें नंबर 1 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किसे कहेंगे? सही रास्ते पर चलते हुए बिना किसी बदले की उम्मीद रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाना धर्म कहलाता है। अर्थ, सख्त मेहनत करके हलाल रोजी कमाना। नंबर 3 पर है काम, सही रास्ते पर चलते हुए शारीरिक सुख और खुशी हासिल करना कहलाता है काम। जन्म मृत्युओं के चक्र से मुक्ति पाना या निजात पाना कहलाता है मोक्ष। उसके बाद दूसरा पूछा गया, भारत में हम जहती या भारत में विविधता या हिंदुस्तानी समाज में फ़र्क। हम जानते हैं कि भारत में मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात जो है नज़र आते हैं, जैसे नस्ली इख्तलाफ है, मजहबी है, लिसानी है, इलाकाई है, ज़ाती है, जमाती है, और जिनसी इख्तलाफात जो है हमको नज़र आते हैं। तो इन इख्तलाफात के बारे में आप लिख सकते हो। और नंबर 3 पूछा गया है डिजिटलाइजेशन की खुसूसियात।
तो डिजिटलाइजेशन की खुसूसियात में आप लिख सकते हो कंप्यूटराइजेशन, फौरी तब्दीली का अमल, रफ्तार और दुरुस्तगी, टेक्नोलॉजी से चलने वाली, हौसला अफजा तख्लीकी सलाहियत, सार्फिन को अहमियत देने वाली, ये सब जो है आप डिजिटलाइजेशन की खुसूसियात में लिख सकते हो। इसके बाद सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, फ़र्क वाज़े कीजिए। कोई 3 12 मार्क के लिए है। यहाँ पर कबायली समाज और शहरी समाज में फ़र्क वाज़े करना है। ईसाई मज़हब, इस्लाम मज़हब, जदीदियाना और आलमियाना। नंबर 4 भारत में ख़वातीन की तहरीक का आज़ादी से पहले का दौर और आज़ादी के बाद का दौर। और नंबर 5 समाजी मसाइल और इनफरादी मसाइल में फ़र्क वाज़े करना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 दर्ज झैल नज़रियात को मुनासिब मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। कोई 2 8 मार्क के लिए। नंबर 1 आश्रम व्यवस्था या निज़ाम आश्रम। हमको पता है कि वैदिक दौर में आश्रम निज़ाम कायम था। निज़ाम आश्रम जो है 4 हिस्सों में तकसीम था, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस नज़रिए की वजाहत में आप ये लिख सकते हो। नंबर 2 मजहबी फ़िरका वारियत या मजहबी तासुब या इंग्लिश में कहेंगे कम्युनलिज़म, हिंदी में कहेंगे सांप्रदायिकता। तो भारत में मजहबी तासुब से मुराद मुल्क से ज़्यादा अपने मज़हब से लगाव है। मजहबी तासुब दीगर मज़हबों के दरमियान झगड़ों से पैदा होता है। सियासी पार्टियां मज़हब का सहारा लेकर इंतखाबात में मजहबी जज्बात से लोगों को भड़का कर इंतखाबात जीतने की कोशिश करते हैं। सियासी तौर पर फ़िरका वाराना कशमकश जमहूरियत को कमज़ोर करती है। फ़िरका वाराना तनाज़ात हमारी कौमी साख के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। फ़िरका वारियत कौम के इत्तेहाद को मुतासिर करता है। फ़िरका वाराना तनाज़ात से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। इससे मुल्क के इत्तेहाद को ख़तरा लाहक हो जाता है। इस तरह से आप जवाब तहरीर कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 है शहरियाना। तो इस नज़रिए यानी शहरियाना में आप लिख सकते हो कि देही अफराद का रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ हिजरत करना और आबादी में इजाफ़ा करना शहरियाना कहलाता है। शहरियाना इस नज़रिए से मुतालिक बहुत सारी मालूमात दी हुई है। आप जो है आपके जवाब में इन तमाम मालूमात को तहरीर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 5 का अलिफ शब की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको आलमगीरियत की खुसूसियात जो है बयान करना है। तो आलमगीरियत की खुसूसियात में मार्केटिंग, मुनाफे का मकसद, आज़ादाना उसूल, मालूमात की तकसीम, तरक्की याफ्ता मुल्कों का गलबा, इन्हिसार और निजी कारोबार। इन खुसूसियात में से कोई 4 खुसूसियात जो है आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद सवाल नंबर 5 का बा मंदरजा झैल बयानात सही है या गलत, वजह के साथ लिखिए। कोई 2 8 मार्क के लिए। नंबर 1 अंग्रेज़ी कवानीन का भारतीय समाज पर कुछ हद तक मुस्बित असर हुआ। तो ये बयान सही है, चूँकि हम जानते हैं कि नवाबादियाती दौर को भारत में यूरोपियों की फतह का दौर इस नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत ने कई सिस्टम कायम किए। कुछ समाजी इस्लाहात भी अंग्रेज़ी कवानीन की वजह से ही मुमकिन हो सकी। बरतानवी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम की शुरुआत की, जिसमें सभी मज़हब व मिल्लत के अफराद को दाखिला दिया गया। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई जैसी यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया। भारत में महसूल का निज़ाम, तालीमी खिदमात, इंतज़ामी खिदमात, पोस्ट ऑफिस और रेलवे की शुरुआत की गई। इसी के साथ साथ अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत मुंबई में हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई। मईशत में सुधार लाया गया, नई नई सनतों का क़याम किया गया, नक़ल हमल के नए नए रास्तों की तामीर की गई। देखा जाए तो नवाबादियाती दौर का हिंदुस्तानी समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। नंबर 2 भारत में समाजी इस्लाही तहरीकात की वजह से तब्दीलियाँ हुई। जवाब में लिखना है ये बयान सही है। अब उसके बाद वजह बयान करना है। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि सही और गलत बताने पर 1 मार्क और उसकी वजह बयान करने पर 3 मार्क, ऐसे कुल मिलाकर 4 मार्क जो है आपको दिए जाते हैं। तो इसके वजूहात में आप लिख सकते हो कि बाकायदा तौर पर चलाई जाने वाली इन समाजी तहरीकों की वजह से समाज में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। गलत और फरसुदा रस्म और रिवाज का ख़ात्मा हुआ, मजहबी मुनाफरत का ख़ात्मा हुआ, ख़वातीन को उनका हक़ मिला, गरीबों और किसानों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई गई। 1829 में राजा राम मोहन राय की कोशिशों से रस्मसती का ख़ात्मा हुआ, पसमानदा तबकात के लोगों को उनका हक़ मिला। इसी के साथ साथ भाईचारगी, ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत और गुरबत के ख़ात्मे की कोशिशें इन समाजी इस्लाही तहरीकों की वजह से मुमकिन हो सकी। तो इस तरह से आप जो है जवाब में लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 3 समाजी तरक्की में टेक्नोलॉजी हमेशा मददगार नहीं होती। इसके जवाब में हम लिख सकते हैं कि दिया गया बयान सही है, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी ने समाजी तरक्की में मदद की है,
रोज़गार को फ़रोग़ दिया है, साइंसी रवैयों को बढ़ाया है, इंसानी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया है, कई जानलेवा बीमारियों पर काबू पाया गया। तो वही दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी सामने आए। जैसे सनअतों में इंसानों की जगह मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे बेशुमार अफराद बेरोज़गार हो गए। जहाँ टेक्नोलॉजी ने पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया, वही मसनूआत में कमज़ोरी और ख़राब क्वालिटी की पैदावार भी होती रही। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समाजी तरक्की में टेक्नोलॉजी हमेशा मददगार नहीं होती। इसके बाद सवाल नंबर 6 का अलिफ, दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ इक़्तिबास से पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़कर जो है आपको दिए गए सवालात के जवाबात लिखना है। 6 मार्क के लिए जो है ये पूछा जाता है। इसके बाद अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। पर्सनल रिस्पॉन्स का जो है क्वेश्चन है, कोई एक आपको करना है, 4 मार्क के लिए दिया हुआ है। काफ़ी आसान रहता है। इसके अंदर जो है टॉपिक या पॉइंट से रिलेटेड जो है अपने ख़यालात का इज़हार करना पड़ता है। जैसा पहला, इत्तेहाद के अक़दार की मुनासिबत से स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म की अफादियत की वजाहत आपको करना है कि स्कूलों में जो है यूनिफ़ॉर्म ज़रूरी है या नहीं है, किस तरह से जो है इत्तेहाद को परवान चढ़ाता है यूनिफ़ॉर्म, इस बारे में आपको लिखना है। जैसा यूनिफ़ॉर्म स्कूलों में पहनकर सभी बच्चे आते हैं, ऐसा मालूम होता है कि सभी तलबा बराबर हैं, है ना। जैसा बराबरी का एहसास जो है इससे परवान चढ़ता है यूनिफ़ॉर्म की वजह से। अगर स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म ना रखा गया तो अमीर तलबा महंगे तरीन कपड़े पहनकर स्कूल में आएंगे, और गरीब तलबा जो उन्हें ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते, उनकी दिल शिकनी होगी। मतलब यूनिफ़ॉर्म से जो है अमीरी और गरीबी का एहसास जाता रहता है, इसलिए यूनिफ़ॉर्म ज़रूरी करार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, क्या माहौलियाती तालीम की वजह से आपके बर्ताव पर कुछ असर हुआ है? इस पर अपने ख़यालात का इज़हार करना है। इसके जवाब में आप लिख सकते हो कि माहौलियाती तालीम की वजह से हमारे बर्ताव पर जो है खातिर ख़्वाह असर पड़ा है। माहौलियाती तालीम से इस बात को समझने में आसानी हुई कि हम किस तरह से माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। माहौलियाती तालीम से तलबा को या स्टूडेंट को कुदरती माहौल से मुतालिक मालूमात फ़राहम हो रही है। हयातियाती तनू और बेशतर जानवर, इनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाए, इस तरह की मालूमात जो है माहौलियाती तालीम से हासिल हो रही है। आज तलबा में बेदारी पैदा हो रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए ख़तरनाक है, इसलिए बच्चे ख़ास तौर से स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा जो होते हैं वो दूसरों को भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से मना करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि माहौलियाती तालीम का हमारी बर्ताव पर असर हुआ है। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 7, दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब 150 से 200 अल्फाज में आपको लिखना है। 10 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है। नंबर 1, वजाहत कीजिए कि देही समाज के मसाइल क्या हैं और उनको हल करने की तदाबीर आपको बयान करना है। तो देही समाज के मसाइल में आप लिख सकते हो गुर्बत, नाख्वानदगी और रिवायत पसंदी, तोहम परस्ती, क़दामत परस्ती, ज़ात पात का निज़ाम, किसानों की ख़ुदकुशी, ख़वातीन की कम हैसियत, ख़ानदानी तनाज़ात, इसको आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। और दूसरा जो पार्ट है सवाल का कि इन मसाइल को, देही समाज के मसाइल को हल करने की तदाबीर बयान कीजिए। तो तदाबीर में हम लिख सकते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए देही समाज में तमाम पहलुओं में तरक्की होना ज़रूरी है। जैसे तालीम है, रोज़गार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिहाइश है और माहौलियाती हालात है, दूसरे सहूलियात है, इसमें तरक्की होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ देही अफराद को तमाम जदीद तरीक़ों और तकनीकों से आगाह करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ देही बिरादरी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ये लोग आज भी जो है रिवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं। साथ देही इलाकों के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमती स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल करना ज़रूरी है। देही बिरादरी को हुकूमती स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में आगाह कराना भी ज़रूरी है। BPL, बिलो पावर्टी लाइन या सतह गुर्बत से नीचे जो अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी निशानदही करना और मुख्तलिफ़ स्कीमों से फ़ायदा दिलाना। देही समाज में अक्सर बच्चे और ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। अक्सर बच्चे जो है मुनासिब तवज्जो ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। इसलिए देही बिरादरी या समाज में मुनासिब तिब्बी सहूलियात का होना ज़रूरी है। और इसके साथ हम जानते हैं कि देही बिरादरी में नाख्वानदगी का तनासुब ज़्यादा होता है। तो नाख्वानदगी का तनासुब कम करने के लिए या ख्वानदगी का तनासुब बढ़ाने के लिए बेहतरीन स्कूलों का इंतज़ाम ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है हम हमारा जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, किसानों की ख़ुदकुशी के असबाब बयान करके उसकी तदाबीर लिखिए। किसान जो ख़ुदकुशी करते हैं उसकी वजूहात या असबाब बयान करना है और उसकी तदाबीर क्या हो सकती है यह लिखना है।
तो किसानों की खुदकुशी के असबाब में आप लिख सकते हो माहौलियाती बिगाड़, आलमगीरियत के असरात, कर्ज, लाइल्मी, ज़मीनी मिल्कियत में तफावत, जहेज़ का निज़ाम, काश्तकारी की बढ़ती लागत, ये जो है किसानों की खुदकुशी की वजूहत हो सकती हैं। और किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए समाजी माशी इक़दामात क्या हो सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हो कि परेशान हाल किसानों की मदद की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है पानी का ज़ख़ीरा, बैंकों का किरदार, कसीर फसल, ये नुकात की मदद से जो है आप इस सवाल का जवाब तहरीर कर सकते हो। पेपर सॉल्व करने के दरमियान में आपने एक बात नोटिस की होंगी कि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो 2023-2024 में पूछे गए थे। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2022, 2023, 2024 और 2025 इन तमाम पेपर को जो है सॉल्व करके हमारे इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इसी के साथ मैं आपको बताते हुए चलूँ कि सोशोलॉजी के अलावा जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व करके हमारे इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इन तमाम वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया।